फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशन हब हजारीबाग में। आज इस वीडियो में हम लोग कक्षा 6 का जो एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं उसका ज्योग्राफी में हम लोग ज्योग्राफी शुरू किए हैं। जैसा आप लोग को पता होगा कि हम लोग ज्योग्राफी शुरू किए हैं, ठीक है, और क्लास 6 से शुरू किया गया है, ठीक है। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2 को पढ़ने वाले हैं। चैप्टर नंबर 1 का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है, जो है चैप्टर 1 का नाम है सौर मंडल में पृथ्वी, तो अगर उसको आप लोग नहीं देखे हैं तो पहले उस वीडियो को देख लें, फिर इसको देखने आए। और अगर इस वीडियो को देख लें पहले, या तो अभी अगर पहले आपको यह वीडियो मिला है तो पहले आप इसको देख लें, बाद में फिर उसको जाके देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। और हाँ, एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, पहली बार आपको ये वीडियो मिला है, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है। चलिए बहुत धीरे धीरे करके हम लोग इस सीरीज में स्टार्ट किए हैं 6 क्लास का ज्योग्राफी से, ठीक है। तो 6 क्लास पहले ख़त्म करेंगे, 6-7 दिनों में ख़त्म हो जाएगा। फिर 7 क्लास का करेंगे, फिर 8 क्लास, फिर 9 क्लास, इसे ही करते करते हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। 9-10 तक जाएंगे, ठीक है। 10 क्लास तक का ज्योग्राफी आपको पूरी पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग साइंस की तरफ घुसेंगे, ठीक है। साइंस भी पढ़ाया जाएगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए जैसे जैसे आपको वीडियो मिलता रहेगा, देखते हैं कहाँ तक पॉसिबल ही हो पाता है। पूरा लाइन बाय लाइन आप लोग को पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं और पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 का है चैप्टर नाम ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। ग्लोब क्या है? ग्लोब जो है वो पृथ्वी का एक छोटा सा प्रतिरूप है, ठीक है, उसी को ग्लोब कहते हैं, ठीक है। और अक्षांश देशांतर जो पृथ्वी के ऊपर जो काल्पनिक रेखाएं खींची हुई है, जिसके माध्यम से मतलब जिससे पता चलता है कि कौन सा कहाँ पे कौन सा जो जोन है, जोन वाइज बांटा हुआ है। तो वो जोन कैसे बटा हुआ है, वही अक्षांश रेखा के मतलब बीच में जो आता है क्षेत्र, उसी को जोन बोला जाता है। तो अक्षांश रेखा से जो उसका गर्म एरिया है, ठंडा एरिया है, उसकी पता चलता है। देशांतर से हम लोग को टाइम का पता चलता है, डेट का पता चलता है। तो इन सब को बारे में हम लोग समझेंगे इस चैप्टर में आराम आराम से, ठीक है। चलिए देखते हैं, पढ़ते चलते हैं, एक करके समझते चलते हैं, ठीक है। पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि क्या पढ़े, हमारी पृथ्वी का जो गोलाकार आकार है वो गोलाकार नहीं है पूरी तरीके से। इस तरीके से जो दिख रहा है फोटो, इस तरीके से पूरा गोल नहीं है। ये ध्रुवों के पास, पिछले वीडियो में आपको बताया गया कि ये ध्रुवों के पास क्या है, थोड़ी चपटी है ना, थोड़ी चपटी है। यह क्या लिखा है, यह उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है, ठीक है। इस तरीके से अब जब आप मैप में देखेंगे, या फिर ग्लोब तो हालांकि पूरा गोल ही बना हुआ आपको मिलेगा, लेकिन जब कोई मैप ऑथेंटिक मैप में देखेंगे जिसमें पूरे विश्व को दिखाया गया है, तो उसमें आपको दिखेगा कि थोड़ा ये चपटी है ना। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कैसी दिखती है, पृथ्वी आखिर कैसी दिखती है? तो एक कल्पना ही कर सकते हैं। पूरे पृथ्वी को हम लोग देख नहीं सकते एक जगह पे रह करके, ठीक है, बस केवल एक कल्पना करके देख सकते हैं। तो हम लोग को कल्पना में कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा, ठीक है। इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानी पूर्वक ग्लोब को देखिए, ठीक है। ग्लोब को देखने के लिए बोला जाता है, अगर पृथ्वी को सच में कैसा दिखती है पृथ्वी, वो देखना है तो आपको ग्लोब की मदद लेनी पड़ेगी, ठीक है। ग्लोब देखेंगे तो उसका ही, पृथ्वी का ही वो मिलता जुलता रूप है, ठीक है। क्या लिखता है, ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है, ठीक है। ग्लोब जो होता है वो पृथ्वी का छोटा रूप, लघु का मतलब छोटा रूप में एक वास्तविक रूप है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। आगे है क्या कि ग्लोब विभिन्न आकार एवं विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जाए जा सकते हैं। पॉकेट में रखने योग्य ग्लोब, छोटे ग्लोब तथा गुब्बारे जैसे ग्लोब जिनमें हवा भरी जा सकती है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाए जा सकते हैं, ठीक है। ग्लोब स्थिर नहीं होते। ग्लोब जो होते हैं अगर वो स्थिर नहीं होते, क्योंकि वो घूमते रहते, पृथ्वी घूमती है, तो उस तरीके से हम चाहेंगे तो जो ग्लोब होता है उसको भी घुमा सकते हैं, ठीक है।
तो वो स्थिर नहीं होते, उन्हें घुमाया जा सकता है। इसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का पहिया या लट्टू घूमता है। ठीक है, ग्लोब को हम लोग घुमाते इसलिए ताकि उसके अलग अलग स्थानों का भी अध्ययन हम कर सकें। ठीक है, और ये इस तरीके से घूमता है जैसे कुम्हार का पहिया घूमता है और लट्टू घुमाते हैं, उस तरीके से हम लोग ग्लोब को भी घुमा सकते हैं। ठीक है, ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनकी सही आकार में दिखाया जाता है। ठीक है, ग्लोब पर महासागर को, महाद्वीप होते हैं उसको, या फिर जो भी अन्य देश होते हैं, भारत ही एक देश है, और भी देश है, बहुत सारे देश हैं, पाकिस्तान है, चाइना है, सबका कितना नाम ले, तो अलग अलग देशों को उसका आकार मतलब सही स्थिति उसका कहाँ पर है ग्लोब पर, पृथ्वी पर, उसको दिखाया जाता है। पृथ्वी पर कहाँ आकार है वो ग्लोब पर दिखाया गया है, मतलब एक पृथ्वी का लघु रूप के रूप में, है ना। अब आगे बात करते हैं हम लोग, पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। अब यह प्रश्न उठता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है। ठीक है, इसके लिए हम कुछ बिंदुओं एवं रेखाओं के संदर्भ की आवश्यकता पड़ती है। अगर किसी भी स्थान को एग्जैक्ट उसका पॉइंट बताना है कि ये किस स्थान पर है, तो उसके जानकारी के लिए कुछ बिंदुओं और कुछ रेखाओं की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, उसी रेखाओं को अक्षांश और देशांतर के नाम से हम लोग जानेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे आगे और क्या होता है। यहाँ पे लिखा हुआ आओ कुछ करके सीखें, तो यहाँ अगर किन्हीं को करके देखना हो तो देख सकते हैं। एक बड़ा सा गोलाकार आलू या गेंद लें, स्वेटर बुनने वाली सिलाई को इसके अंदर घुसा दें। सुई होता है ना, सुई जो स्वेटर बुनने वाला होता है उसके अंदर उसको घुसाने बोलता है। ठीक है, उसके बाद यह स्लाइस ग्लोब पर दर्शाए गए अक्ष के अनुरूप है, और अब आप इस आलू या गेंद को उसके अक्ष पर बाएं या दाएं, बाएं से दाएं घुमा सकते हैं। मतलब जैसे ये एक सुई लिए और इसमें इस तरीके से आलू हम लोग डाल दिए, तो इसको हम घुमा सकते हैं, नहीं इस आलू को चारों तरफ जैसे घुमाना चाहेंगे घुमा सकते हैं। ठीक है, उसी तरीके से पृथ्वी को जो ग्लोब बनता है उसको भी हम लोग घुमा सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं आगे। आप देखेंगे कि क्या मतलब यहाँ पे ये रेखाओं के संदर्भ की आवश्यकता पड़ती है, उसके बाद हम यहाँ देखने जा रहे हैं। ठीक है, आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई है अथवा अवस्था, झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है जिसे अक्ष कहा जाता है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे अक्ष किसको बोला गया है, देखिए यहाँ पे इस ग्लोब को यहाँ से एक सुई आया हुआ है, देखिए ये यहाँ से ऐसे करके आया हुआ है इस तरीके से। ठीक है, ताकि इस ग्लोब को हम घुमाते हैं तो ये फिक्स हो जाए, और यही पृथ्वी का क्या कहलाता है, अक्ष कहलाता है। ठीक है, ये क्या है, पृथ्वी का अक्ष कहलाता है। ठीक है, और ये अपने अक्ष पे कितना झुका हुआ है वो भी हम लोग अभी पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं थोड़ा सा और हम लोग आगे, है ना। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव है। ठीक है, ये जो ऊपर दिख रहा था अभी ग्लोब में, ऊपर हो गया उत्तर ध्रुव और नीचे जो रहता है वो दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। ठीक है, ग्लोब पर इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भी भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है। ठीक है, पृथ्वी जो पूछा जाएगा कि गति कैसे करती है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है। ठीक है, और इसी तरह से ग्लोब को भी पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है। लेकिन याद रखें कि इन दोनों में एक अंतर है। क्या अंतर है, पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं है। ठीक है, पृथ्वी पर वास्तव में ऐसा कोई भी सुई नहीं, ये केवल काल्पनिक होता है। ठीक है, यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है। ठीक है, जो एक क्या है, काल्पनिक रेखा है। उसके बाद एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, विषुवत वृत्त कहते हैं। ठीक है, इसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। ठीक है, पृथ्वी को एक और जो है रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है उसको विषुवत वृत्त कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं तथा दक्षिणी वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। ठीक है, जैसे ये विषुवत वृत्त आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे यहाँ से जो भी ऊपर वाला भाग है गया ये उत्तरी गोलार्ध हो गया, यहाँ से जो नीचे वाला भाग हो गया वो दक्षिणी गोलार्ध हो गया। अगर हम पूरे पृथ्वी को इस तरीके से गोल माने, पूरा गोल, ठीक है, तो और यहाँ पे ये विषुवत वृत्त है। ठीक है,
तो इसके ऊपर वाला भाग जो बन गया, आधा गोला जो बन गया, इसको उत्तरी गोलार्ध बोलेंगे और नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध बोलेंगे। ठीक है, आगे देखिए। हाँ ठीक है। उसके बाद इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी के एक काल्पनिक वृत्त बनाती है और यह पृथ्वी के विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने तथा बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। ठीक है, ये मतलब पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, साथ ही साथ किसी भी स्थान को अगर उसका एग्जैक्ट लोकेशन बताना है तो उसको बताने के लिए संदर्भ बिंदु मतलब वहाँ से हम इसको कंपेयर, तुलना कर सकते हैं, मतलब ये इतना यहाँ से कितना दूरी पर है, इस तरीके से। ठीक है, विषुवत वृत्त ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश या समांतर रेखाएं कहा जाता है। मतलब जो विषुवत वृत्त के समांतर में जो रेखाएं खींची जाती है, उन सभी जो उत्तरी गोलार्ध में हो चाहे तो वो दक्षिणी गोलार्ध में हो, उसको अक्षांश रेखा कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे हम एक और फोटो लेते हैं, यह है मतलब पृथ्वी। ठीक है, और यह है विषुवत वृत्त, तो इसके समांतर में जितने भी रेखाएं खींची जाएगी ये सब कहलाता है अक्षांश रेखा। ठीक है, मतलब विषुवत वृत्त के समानांतर खींची जाने वाली रेखाओं को समांतर रेखा कहते हैं। ठीक है, मतलब अक्षांश रेखा या समांतर रेखा कहते हैं। ठीक है, अक्षांशों को अंश में मापा जाता है। अंश में मतलब वो कितना डिग्री पे है उसमें मापा जाता है। ठीक है, विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है। विषुवत वृत्त 0 डिग्री अक्षांश को दिखाती है, इसको हम 0 डिग्री अक्षांश भी बोलते हैं। ठीक है, विषुवत वृत्त को। ठीक है, इसका और भी नाम है भूमध्य सागर यहीं पे, इसलिए भूमध्य वृत्त भी बोलते हैं इसको। ठीक है, इक्वेटर भी इसको बोला जाता है ना इंग्लिश में। चूंकि विषुवत वृत्त दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी है, पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त की 1/4 है, अतः इसका नाप होगा 360 डिग्री का अंश का 1/4 आने की मतलब आने 90 डिग्री। ये बात समझने के लिए देखिए, जो ये यहाँ पे इसको एक बार और जरा हम पढ़ देते हैं जरा समझने के लिए। ठीक है, विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है, मतलब विषुवत वृत्त है वो शून्य अक्षांश को ऐसे दर्शा रही है। ठीक है, चूंकि विषुवत वृत्त दोनों तरफ ध्रुवों से के बीच से की दूरी पृथ्वी के चारों ओर वृत्त का 1/4 है, अतः इसका माप होगा 360 डिग्री। अगर ये पूरे वृत्त को ले लेंगे तो पूरे वृत्त में कितना डिग्री का कोण बनेगा, तो ये मतलब 360 डिग्री का बनेगा। लेकिन यहाँ है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक लेंगे तो 180 डिग्री बनेगा। लेकिन यहाँ से अगर हम केंद्र से ले रहे हैं और केंद्र से यहाँ 0 से उठेगा तो यहाँ 90 आएगा, फिर यहाँ से ये 90 आएगा, फिर यहाँ से यहाँ तक ये 90 आएगा। इसको अगर 4 पार्ट में ऐसे बांट दे, यहाँ से नापेंगे तो कोण ऐसे ही ना पाएगा भाई साहब। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का कितना डिग्री जाएगा, तो 90 डिग्री जाएगा। समझ गए बात को? यही चीज़ को यहाँ लिखने का कोशिश किया गया है। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तर ध्रुव को दर्शाता है तथा 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जो है वो दक्षिणी ध्रुव को दर्शाता है। ठीक है, यहाँ अगर ले लेंगे, यहाँ से 0 डिग्री 10 डिग्री 20 डिग्री इस तरीके से चलेगा तो यहाँ पे क्या कितना पहुँचेगा, 90 डिग्री। ठीक है, तो 90 डिग्री ये साउथ में हो जाएगा तो ये दक्षिणी ध्रुव को पहुंच जाएगा, और ये 90 डिग्री उत्तर की ओर पूरा चलते रहेगा तो ये उत्तरी ध्रुव पर हम लोग पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो ध्रुव पे जो अक्षांश होगा वो 90 डिग्री होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है और विषुवत वृत्त के दक्षिण में स्थित सभी समांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। मतलब विषुवत वृत्त से जितने ऊपर होंगे सबको उत्तरी अक्षांश और नीचे जो होंगे उसको दक्षिणी अक्षांश, जो दक्षिण की ओर होंगे। ठीक है, थोड़ा सा आगे और पढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। ठीक है, इसलिए प्रत्येक अक्षांश का मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण भी लिखा जाता है। ठीक है, अब देखिए कर्क रेखा लिखा हुआ है, तो यहाँ लिखा हुआ है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इसको भी ध्यान में रखेंगे। तो ये उत्तर की ओर है, इसीलिए इसको उत्तरी अक्षांश लिखा गया। ठीक है, 23.5 डिग्री उत्तर में भी होगा, 23.5 डिग्री दक्षिण में भी होगा। तो हम अगर उत्तर दक्षिण ना लिखेंगे तो फिर पता कैसे चलेगा कि ये उत्तरी अक्षांश को बता रहा है या फिर दक्षिणी अक्षांश को बता रहा है। ठीक है, इसलिए उत्तर और दक्षिण लिखा जाता है। ठीक है, सामान्यतः इसे उत्तर मतलब उस छोटा ऊ लिख करके डॉट लगा करके या द लिख करके
मतलब शॉर्ट फॉर्म में अक्षर से व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राज़ील जो दक्षिण अमेरिका में है में बेलो होरिज़ोंटे दोनों ही एक ही अक्षांश पर 20 डिग्री के अक्षांश पर स्थित है, लेकिन चंद्रपुर विषुववृत्त के 20 डिग्री अंश उत्तर में है और बेलो जो होरिज़ोंटे है वो विषुववृत्त के 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में स्थित है। तो इसलिए उत्तर और दक्षिण का लिखना जरूरी होता है। ठीक है, मतलब उत्तर अगर दक्षिण नहीं लिखेंगे तो हमको इस तरीके से एग्जैक्ट का पता नहीं चल पाएगा कि हम मतलब किस एरिया की बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अगर देखते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि चंद्रपुर 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है और बेलो होरिज़ोंटे जो है जो उत्तरी अमेरिका में है दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है। ठीक है, दक्षिणी अमेरिका में। चित्र 2.2 से स्पष्ट है कि जैसे जैसे हम विषुववृत्त से दूर होते जाते हैं अक्षांशों का आकार घटता जाता है। देखिए यहाँ पे जो अक्षांश का आकार है वो थोड़ा बड़ा है। ठीक है, फिर यहाँ पे आकार जो है वो इससे छोटा है और जितना और नीचे आते जाएंगे उतना ये छोटा होता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अभी रेखाओं को नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, जब पढ़ेंगे तो फिर यहाँ पे हम लोग फिर इस फोटो पे आएंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं यहाँ पे महत्वपूर्ण अक्षांश एवं महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं। ठीक है, देशांतर यहाँ भी नहीं यूज किया गया है ना। विषुववृत्त 0 डिग्री पे है। ठीक है, उत्तरी ध्रुव पर है। ठीक है, 90 डिग्री इसको उत्तरी भी बोलेंगे। ठीक है, 90 डिग्री उत्तर। देखिए कौन कौन से यहाँ पे अक्षांश रेखाएं। विषुववृत्त है जो 0 डिग्री पे, उत्तरी ध्रुव है ये 90 डिग्री अक्षांश पे है उत्तर में, और दक्षिण ध्रुव है जो 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे है। के अतिरिक्त महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं ये भी है, और ये कौन कौन से हैं जरा देखते हैं। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा है। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा है जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है, और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा है जो 23.5 डिग्री पर ही है लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है, दक्षिण में है। विषुववृत्त के 66.5 डिग्री उत्तर में उत्तर ध्रुव वृत्त है, और विषुवत रेखा के 66.5 डिग्री दक्षिण में दक्षिण ध्रुव वृत्त है। ठीक है, अब इसको हम लोग फोटो में देखने आते हैं। यहाँ देखिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए। ठीक है, ये यहाँ पे दिखाने का कोशिश किया गया। देखिए 66.5 डिग्री यहाँ पे 0 डिग्री है, ये विषुवत रेखा है। ठीक है, और विषुवत वृत्त भी बोलते हैं। ठीक है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर कौन है, तो ये कर्क रेखा है। ठीक है, और 66.5 डिग्री पे है उत्तरी ध्रुव वृत्त है, और ये 90 डिग्री पे पूरा पूरा उत्तरी ध्रुव रहता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं अगर यहाँ विषुवत वृत्त से नीचे की ओर दक्षिण में, तो यहाँ 23.5 डिग्री दक्षिण पे है मकर रेखा, और 66.5 डिग्री दक्षिण में है दक्षिणी ध्रुव वृत्त है, और यहाँ पे दक्षिणी ध्रुव एग्जैक्ट 90 डिग्री पर है। ठीक है, तो इस तरीके से मुख्य अक्षांश रेखाओं को हम लोगों ने देखा। ठीक है, और इन्हीं दो अक्षांश रेखाओं के बीच में जो क्षेत्र पाया जाता है उसी को कटिबंध कहा जाता है, या जोन भी इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। कर्क पृथ्वी पर के ताप कटिबंध। पृथ्वी पर जो ताप कटिबंध है मतलब कहाँ पे उष्णता ज़्यादा है, कहाँ पे शीतोष्ण है, कहाँ पे शीत क्षेत्र है, तो इन्हीं रेखाओं के बीच के आधार पर डिसाइड किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। ठीक है, सूर्य जो है वो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में कभी न कभी साल भर में एक बार जरूर उसके सिर के ऊपर होता है। ठीक है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है और तथा इसे उष्णकटिबंध कहा जाता है। ठीक है, और इस वाले क्षेत्र को हम लोग उष्णकटिबंध क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, उसके बाद कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। ठीक है, ध्रुव के तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती है। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, इसलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो है सूर्य की किरणें जो होती है वो तिरछी पड़ती है, मतलब उसके सिर के ऊपर उस पर एकदम सीधा किरण कभी भी नहीं पड़ता है, इसलिए वहाँ पे उस क्षेत्र में
कभी भी बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ता है, इसलिए यहाँ पे जो तापमान रहता है वो मध्यम रहता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुववृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुववृत्त और दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में बहुत ठंड होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता, इसलिए ये शीतकटिबंध क्षेत्र कहलाते हैं। ठीक है, मतलब समझिए, यहाँ से फिर से हम लोग एक बार समझने का कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ पे समझिए। ठीक है, ये जो क्षेत्र दिख रहा है आपको, ये क्षेत्र, ठीक है, ये क्षेत्र हो गया उष्णकटिबंध वाला क्षेत्र। ठीक है, थोड़ा सा हम यहाँ पे इसको मिटा देते हैं। ठीक है, ये हो गया उष्णकटिबंध का क्षेत्र। ये जो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी, ये उष्णकटिबंध का क्षेत्र, ये कर्क रेखा और मकर रेखा के ये बीच में जो क्षेत्र पाया गया है, यही कहलाता है उष्णकटिबंध क्षेत्र। और फिर कर्क रेखा से, ये जो कर्क रेखा है, यहाँ से जो उत्तरी ध्रुववृत्त है, उत्तर ध्रुववृत्त है, यहाँ तक का जो ये क्षेत्र है, इस कलर वाला क्षेत्र है जो हल्का पिंक कलर में दिख रहा है, ये जो क्षेत्र है ये कहलाता है जहाँ पे मध्यम टेम्परेचर होते हैं, इसीलिए इसको इस क्षेत्र के नाम से शीतोष्ण क्षेत्र के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको शीतोष्ण क्षेत्र के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये वाला क्षेत्र। ठीक है, और ये जो ऊपर दिख रहा है आपको, ये वाला एरिया, ठीक है, इस एरिया को आप देखिए ध्यान से, ये वाला एरिया यहाँ से ऊपर जो दिख रहा है, ये वाला, ये कहलाता है उत्तरी शीत क्षेत्र। शीत कटिबंध भी बोल सकते हैं, और इसको उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध भी बोलते हैं यहाँ पे। ठीक है, और इसको, ये वाला क्षेत्र में भी क्या होता है कि मतलब न ज़्यादा गर्मी रहता है न ज़्यादा ठंडा रहता है, मतलब एक मध्यम टेम्परेचर रहता है, तो इसको भी बोलते हैं दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध का क्षेत्र। और ये जो है दक्षिणी शीत क्षेत्र कटिबंध कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पे सूर्य की किरणें कभी पहुँचती ही नहीं है। ठीक है, इस वजह से ये क्षेत्र क्या होता है, पूरा बर्फ से ही ढका हुआ रहता है। ठीक है, ये क्षेत्र ऊपर वाला और ये क्षेत्र नीचे जो है, ये पूरा बर्फ से ही ढका हुआ रहता है। इस कारण से इस क्षेत्र में, क्योंकि इस क्षेत्र में मतलब सूर्य की किरणें पहुंचती ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे मतलब हमेशा बर्फ से ही ढका हुआ था, और यहाँ पे ठंड भी बहुत ज़्यादा पड़ता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं देशांतर क्या है। ठीक है, देशांतर क्या है। ठीक है, किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियाँ की भी आवश्यकता होती है। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप जो है, टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश पर है, 20 डिग्री दक्षिण पर, और तथा मतलब दोनों जो मॉरिशस द्वीप है और टोंगा द्वीप है प्रशांत महासागर में जो क्षेत्र है, दोनों 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर ही स्थित है। ठीक है, उनकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा पूर्व से पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। ठीक है, इन संदर्भ रेखाओं का देशांतरी आम्योत्तर जो होता है, देशांतरी आम्योत्तर कहते हैं। ठीक है, इस जो क्षेत्र के बीच का दूरी होता है उसको देशांतरी आम्योत्तर कहा जाता है। ठीक है, तो हम लोग देख रहे थे कि देशांतरीय जो एक ही अक्षांश रेखा पर दो स्थल थे, लेकिन दोनों एक प्रशांत महासागर में था तो एगो हिंद महासागर के क्षेत्र में थे। ठीक है, था, तो इन दोनों के बीच में अब डिस्टेंस पता करने के लिए देशांतर रेखा का जरूरत पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पे यही चीज़ समझ रहे थे कि तथा उनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों से मापा जाता है। ठीक है, अब अगर कोई दो जगह है, वो दोनों एक ही अक्षांश पर है और दोनों के बीच का डिस्टेंस हमको पता करना है, तो उसके लिए हमको देशांतरीय रेखाओं का ज्ञान होना जरूरी होगा। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकेंड में विभाजित किया जाता है। ठीक है, प्रत्येक अंश जो होता है 1 डिग्री को फिर आगे अगर फर्दर डिवाइड करेंगे तो वो मिनट में टूटेगा, और फिर मिनट को तोड़ेंगे तो वो सेकेंड में टूटेगा। ठीक है,
ये अर्धवृत्त हैं, ठीक है, तथा उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने से पर घटती है तथा ध्रुवों पर शून्य हो जाती है, जहां सभी देशांतरीय आम्योत्तर आपस में मिलती है। ठीक है, इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक फोटो हमारा दिया हुआ, देखिए ये देशांतरीय रेखाओं को ही दिखाया गया इसमें। ठीक है, यहाँ पे देखिए ध्रुव है, ठीक है, ये ध्रुव है, यहीं से सारे देशांतरीय रेखाएं निकल करके फिर इधर मान लेते उत्तरी ध्रुव है, ये उत्तरी ध्रुव है ही, मान लेने की कोई बात नहीं है। और नीचे क्या है, दक्षिणी ध्रुव है। ठीक है, ये दक्षिणी ध्रुव है, और ये क्या है, यहाँ इस ध्रुव से लेकर के यहाँ तक जा करके इस दो मतलब पूरे पृथ्वी को दो भागों में हर एक देशांतर रेखा बांटता है। पूछा जाएगा कि देशांतरीय रेखाओं के बीच की दूरी मैक्सिमम कहाँ होगा, तो ये मैक्सिमम होता है कहाँ पे, तो विषुवत वृत्त पे, और जो सबसे कम कहाँ पर होगा, तो ध्रुवों पर होता है। ठीक है, ध्रुवों पर इसकी दूरी कम होती है और विषुवत वृत्त पे सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, बाकी जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से ध्रुव की ओर बढ़ते जाएंगे, इसका डिस्टेंस कम होता चला जाएगा। ठीक है, इधर भी बढ़ेंगे तो कम डिस्टेंस होता चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि निकल सब एक ही जगह से रहा है। ठीक है, सब एक ही जगह मिल भी रहा है ना, ऐसा भी बोल सकते हैं। ठीक है, यही इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है कि ये अर्धवृत्त होते हैं तथा उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती है तथा ध्रुवों पर शून्य हो जाती है। ठीक है, जैसे जैसे हम ध्रुव की ओर जाएंगे, या तो दक्षिणी ध्रुव या तो उत्तरी ध्रुव की ओर जाएंगे, तो ये डिस्टेंस कम होता चला जाएगा। ठीक है, और ध्रुव पर पहुंचेंगे तो सीधे शून्य हो जाएगा, जहां सभी देशांतरीय आम्योत्तर जो होते हैं आपस में मिलती है। ठीक है, अब देखिए अक्षांश रेखाओं से भिन्न समान सभी देशांतरीय आम्योत्तरों की लंबाई समान होती है। ठीक है, हम जानते थे क्या कि अक्षांश रेखा जैसे जैसे ध्रुवों की ओर बढ़ते थे तो उसकी लंबाई घटती थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो बता रहे हैं डिस्टेंस, कहने का मतलब ये हो रहा है कि इन दोनों देशांतरीय रेखाओं के बीच का जो डिस्टेंस है वो घट रहा है। ये देखिए यहाँ पे ध्रुव है, मान लेते हैं, ये मतलब ध्रुव नहीं, यहाँ पे विषुवत रेखा है, तो यहाँ पे देखिए दो रेखाओं के बीच का जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है, लेकिन जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ बढ़ रहे हैं तो इन दोनों के जो बीच का डिस्टेंस है वो कितना है, पूरा कम होते जा रहा है। लेकिन ये जितने भी देशांतरित रेखा होते हैं, सबके जो डिस्टेंस होता है, इस तरीके वाला डिस्टेंस, ये सबका बराबर होता है। ठीक है, सबका लगभग बराबर होता है। ठीक है, लेकिन जो अक्षांश रेखा होता है वो जैसे जैसे हम ध्रुव की ओर जाते हैं तो वो घटते चला जाता है। ठीक है, जैसे इसको यहाँ पे समझने का एक और हम थोड़ा सा प्रयास करते हैं। ठीक है, जैसे ये हमारी पृथ्वी है, ये विषुवत रेखा है। जैसे देखिए यहाँ से हम अगर यहाँ पे इसकी लंबाई कुछ ज़्यादा होगी, पूरे चारों तरफ ये घिरा हुआ है, चारों तरफ लट्टू को बांधने जैसा, लट्टू में मान लेते हैं रबड़ पहना देते हैं, तो उस तरीके से रबड़ पहनाने जैसा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम पहना रहे हैं तो ये कम डिस्टेंस होगा, और यहाँ पे पहना रहे तो और कम होगा, यहाँ पे पहनाएंगे तो कम होगा, यहाँ पे पहनाएंगे तो और भी कम होगा। ठीक है, ये देखिए जैसे जैसे हम ध्रुव की ओर बढ़, ये अक्षांश रेखा है। ठीक है, ये अक्षांश रेखा है, तो जैसे जैसे हम ध्रुव की ओर बढ़ रहे हैं तो वैसे वैसे इसकी लंबाई भी क्या हो रही है, कम हो रही है। लेकिन जैसे जैसे हम अगर ये देशांतर रेखा इस तरीके से घुमा रहे, ये यहाँ से हो करके जाएगा। ठीक है, ये ऐसे करके जाएगा तो ये सभी का जो मान होगा वो बराबर होगा, इसमें लगभग बराबर सभी का होगा, इसमें कमी नहीं होगा। कोई भी देशांतरीय रेखा का जो लंबाई होगा वो कम नहीं होगा। ठीक है, थोड़ा मोड़ा कम तो वो चलने की बात है, वो नाप के कोई देखने, लेकिन लगभग सभी का यहाँ पे बराबर होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, यही पे लिखा हुआ है कि सभी यहाँ देशांतरीय आम्योत्तर आपस में मिलती है यहाँ पे। हाँ ठीक है, अब देखिए यहाँ पे समान होती, यहाँ पे पढ़ रहे थे हम लोग, अक्षांश रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरीय आम्योत्तर की लंबाई समान होती है। ठीक है, इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। ठीक है, मुख्य संख्या के रूप में इसको सिर्फ व्यक्त करना कठिन था, इसीलिए इसको इस डिग्री को फिर मिनट में फिर सेकेंड में इसको तोड़ा गया। ठीक है, इसके बाद तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनविच, जहां ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाली आम्योत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। इस आम्योत्तर को प्रमुख आम्योत्तर भी कहते हैं। मतलब जो आम्योत्तर ग्रीनविच जो ब्रिटिश में है, ब्रिटेन में है, वो राजकीय वेधशाला के पास स्थित है, उसी से पूर्व और पश्चिम का मतलब
देखा जाए और उसको मतलब प्रमुख आम्योत्तर माना जाए, मतलब उसको 0 डिग्री माना जाए। ठीक है, इसका मान 0 डिग्री देशांतर है। यहाँ से हम 180 पूर्व या 180 पश्चिम तक गणना कर सकते हैं। प्रमुख आम्योत्तर तथा 180 डिग्री आम्योत्तर मिलकर पृथ्वी को 2 समान भागों में पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती है। ठीक है, मतलब इसको देखिए, हम एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं, इसलिए इस तरीके से हमको लाइन बाय लाइन पढ़ के समझाना पड़ रहा है, नहीं तो इसको कॉन्सेप्ट के भी माध्यम से समझ सकते थे। ठीक है, तो जो गोलार्ध होता है ये 0 डिग्री और 180 डिग्री से अगर हम पूरब की ओर ले लेंगे तो ये पूर्वी गोलार्ध कहलाएगा, और ये पश्चिम की ओर अगर ले लेंगे तो ये पश्चिमी गोलार्ध कहलाएगा। ठीक है, बस ये मतलब पृथ्वी को 2 भागों में ये भी बांट रहा है। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, अब आगे लिखा हुआ है, इसीलिए क्या होता है कि किसी स्थान का देशांतर के आगे पूर्व के लिए पूरब शब्द का इस्तेमाल करते हैं तथा पश्चिम के लिए प शब्द का उपयोग करते हैं। यह जानना रोचक होगा कि 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम आम्योत्तर एक ही रेखा पर स्थित होता है। ठीक है, जो 180 डिग्री है वो या तो पूरब की ओर बोले या तो पश्चिम की ओर बोले, दोनों एक ही रेखा होता है। ठीक है, यहाँ पे आगे बात करते हैं अब हम लोग। ठीक है, अब ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं एवं देशांतरीय आम्योत्तर से बनी ग्रिड को देखो। ठीक है, ये जो दिख रहा है आपको, ये क्या है, अक्षांश रेखा भी है इसमें, इस तरीके से जो खींचा गया है वो क्या अक्षांश रेखा है, ये सब अक्षांश रेखाएं हैं। ठीक है, और जो ऊपर से नीचे यानी कि उत्तर से दक्षिण को मिलाया गया है वो कैसा है, देशांतरीय रेखाएं हैं। ठीक है, तो इन दोनों के बीच से जो एक यहाँ बनता है इसी क्षेत्र को बोला जाता है, ये क्या बन रहा है ना क्षेत्र, इसको बोलते हैं ग्रिड। इसको क्या बोलते हैं, ग्रिड बोला जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे लिखता है क्या चीज, अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश एवं देशांतर की सही जानकारी हो तो आप ग्लोब पर उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। कोई भी स्थान आपको अगर ढूंढना है, उस स्थान का अक्षांश और देशांतर आपको अगर एग्जैक्ट पता हो तो आप बहुत आसानी से ढूंढ सकते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए असम में धुबरी 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 90 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य में स्थित है। अब उस बिंदु को देखें जहां ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती है, यह बिंदु धुबरी की सही स्थिति की होगी। अगर हम लोग ग्लोब पर देखें तो 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे और 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर देखने लगेंगे तो हमको असम का धुबरी ही दिखेगा। ठीक है, बाकी दूसरा नहीं दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे हर एक स्थान का एक अलग स्पेशल उसका अक्षांश और देशांतर होगा। ठीक है, इसी को लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड भी बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, इसको समझने के लिए एक कागज पर समान दूरी वाले क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींचिए। ऊर्ध्वाधर रेखाओं की संख्या 1, 2, 3, 4 से तथा क्षैतिज रेखाओं का क, ख, ग, घ, अंग से अक्षरों से व्यक्त करें। जिन बिंदुओं पर ये ऊर्ध्वाधर क्षैतिज रेखाएं एक दूसरे को काटती है वहाँ कुछ छोटे वृत्त खींचिए। इन छोटे वृत्तों को अ, ब, स, द के नामों से व्यक्त कीजिए। जैसे यहाँ बोल इस तरीके से रहा है कि यहाँ पे समान दूरी वाला कुछ रेखाएं खींचने बोलता है इस तरीके से। ठीक है, ऐसे से ये थोड़ा नहीं खींचा रहा है तो आप लोग को समान दूरी लेकर के खींचना है। ठीक है, ओहो एक मिनट, मैं इसको थोड़ा इस तरीके से खींचने के लिए बोला जाता है। ठीक है, इसको क्या बोला कि ऊर्ध्वाधर रेखाएं को 1, 2, 3, 4 से ऊर्ध्वाधर रेखा ये वाला कहलाती है, तो इसको 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से लिख दिया मैंने। ठीक है, अब इसके बाद इसको लिखना है क, ख, ग, घ, क, ख, ग, घ, अंगा, च, छ। ठीक है, अब देखिए इसका अगर हमको बोला जाएगा कि इस वाले स्थान का नाम क्या होगा, तो पहले एक्स एक्सिस फिर वाई एक्सिस, तो इसका हो जाएगा क और 1 हो जाएगा। ठीक है, इसका बोला जाएगा तो इसका ख और 1 होगा, इसका लिखा जाएगा तो ग और 1 होगा। तो इसी तरीके से जहाँ भी ले लेंगे, यहाँ मान ले लेते तो इसका अंगा और 4 हो जाएगा। ठीक है, तो सबका एक अलग लोकेशन है। ठीक है, सबका एक अलग उसका आइडेंटिटी है, अलग बोले जाएगा तो ग्लोब की भाषा में तो अक्षांश और देशांतर सबका अलग अलग है।
ठीक है। तो इस तरीके से मतलब सभी जितना भी ग्लोब पर देश है, राज्य है, सबका एक अलग अक्षांश और देशांतर है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग की। मान लीजिए कि ऊर्ध्वाधर रेखाएं पूर्व देशांतरों एवं क्षैतिज रेखाएं उत्तरी अक्षांश को व्यक्त करती है। एक मान लेने की बात किया गया, जैसे अभी हम लोग मान के बनाए। ठीक है, उस तरीके से मान लें यहाँ पे देखिए अक्षांश और देशांतर को दिखाया गया है। यहाँ पे टाइम जोन को भी दिखाने का कोशिश किया गया, जैसा मैंने देख रहा हूँ फोटो में। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आप देखेंगे कि वृत्त अ ख उत्तरी, अच्छा कुछ छूटा क्या, मेरे को लग रहा है कुछ छूटा, यहाँ पे कुछ तो नहीं छूटा है, व्यक्त करती है। ठीक है, कोई बात नहीं, ये फोटो देख लेना था, उसके बाद इसको पढ़ना था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे जो प्रैक्टिकल करके दिखाने बोल रहा था उस तरीके से जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, हाँ, इसको आप देखेंगे क्या चीज, वृत्त अ जो है ख उत्तरी अक्षांश से और 1 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अन्य वृत्तों की भी स्थिति ज्ञात कीजिए। जो अ है वो क्या है, ख पर है और 1 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है। ठीक है, इसी तरह ब को देखेंगे तो क्या है, घ पर है और 1 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है। द को देखेंगे तो अंगा पर है और 3 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है। स को देखेंगे तो ग पर है और 3 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है। उसी तरह ध की बात करेंगे तो ख पर है और 4 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है। इस तरीके से मतलब हम इसका स्थिति को बता रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से सभी का हम लोग स्थिति देख सकते हैं, जान सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे थोड़ा सा हम लोग अगर बात कर लेते हैं यहाँ पे देशांतर और समय। ठीक है, देशांतर और समय की बात करते हैं तो देखिए क्या होता है। समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। ठीक है, समय को मापने का सबसे अच्छा तरीका यही है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, अतः स्वाभाविक ही है कि पूरे विश्व में समय का निर्धारण का सबसे अच्छा साधन यही है। ठीक है, स्थानीय समय के अनुसार सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है, जो दोपहर के समय में छोटी एवं सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय में लंबी होती है। ठीक है, हम लोग अगर घड़ी नहीं होता तो कुछ इसी तरीके से समय का निर्धारण लोग करते थे। ठीक है, हमारे पूर्वज जो हुए हैं वो कुछ इसी तरीके से परछाई को देख करके या फिर सूर्य, चंद्रमा, ग्रह का जो स्थिति होता है उसको देख करके समय का पता लगाते थे। ठीक है, ग्रीनविच होना चाहिए, ग्रीनिच है, लिख दिया गया। ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख आम्योत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा उस समय उस आम्योत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। ठीक है, मतलब आम्योत्तर पर स्थित जितने भी स्थान होंगे और उस समय जो आकाश में सूर्य होगा वो सबसे ऊंचे बिंदु पर अगर होगा तो उसमें क्या होगा, जो भी उस 0 डिग्री के लाइन पर है सबके जगह पे क्या होगा, सभी जगह पर क्या होगा, दोपहर होगा। ठीक है, चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है अतः वे स्थान जो ग्रीनिच के पूर्व में है उनका समय ग्रीनिच के समय से आगे होगा और जो पश्चिम में है उनका समय पीछे होगा। ठीक है, ये मान लेते हैं 0 डिग्री है तो यहाँ से जो भी पश्चिम से, क्योंकि पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है तो जो इधर होगा वो उसका समय आगे दिखाएगा और जो पश्चिम की ओर होगा उसका समय पीछे दिखाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे, हाँ ठीक है, समय के अंतर की दर की गणना निम्नलिखित विधि से की जा सकती है। मतलब कौन सा समय है, कौन सा स्थान पे कितना समय है और वहाँ पे कितने समय का मतलब अंतर है, उसको इस विधि से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, हमारी पृथ्वी जो है लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है। 360 डिग्री घूमने के लिए कितना समय लगता है, 24 घंटा लगता है। ठीक है, अर्थात वह 1 घंटे में 15 डिग्री एवं 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। ठीक है, अगर इसको हम काटेंगे देखिएगा, 8 त्रिका 24 हो गया, 8 चौके 32 और 8 पचे 40। ठीक है, 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 पचे 15, मतलब 1 घंटा में 15 डिग्री, 1 घंटा में 15 डिग्री। ठीक है, तो 1 घंटा में होता है 60 मिनट। ठीक है, 60 मिनट में हो गया 15 डिग्री, तो 4 मिनट में कितना डिग्री होगा, 4 मिनट में 15/60 मतलब करेंगे तो 1 डिग्री हो जाएगा। 60/15 करेंगे ना, देखिए यहाँ पे 60 मिनट में, एक मिनट ये हट जा रहा है, 60 मिनट में है 15 डिग्री, 60 मिनट में 15 डिग्री, तो 1 मिनट में कितना डिग्री होगा,
1 मिनट में कितना डिग्री, 15/60 हो जाएगा, 1/4 मतलब। और 4 मिनट की अगर बात करेंगे तो 4 मिनट में बात करेंगे तो 1/4 × 4 मतलब 4 4 कट गया, 1 डिग्री घूमने। 1 डिग्री को घूमने में कितना समय लगा, तो 4 मिनट का समय लगा, ठीक है। इसीलिए लिखा हुआ है कि 1 घंटे में 15 डिग्री और 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। इस प्रकार जब ग्रीनिच में दोपहर 12 बजते हैं तब ग्रीनिच से 15 डिग्री पूर्व में उसका टाइम कितना होगा, 15 × 4 यानी कि 60 मिनट आगे होगा, ठीक है। तो ग्रीनिच से जो 15 डिग्री आगे रहेगा वहाँ पे 1 घंटा आगे होगा, ठीक है। अब देखिए ग्रीनिच के समय से 1 घंटा आगे अर्थात वहाँ दोपहर का 1 बजा होगा, ठीक है। ये मान लेते हैं ग्रीनिच है, ये हमारा जो है पूरे वर्ल्ड में ग्रीनिच का टाइम है। यहाँ से जो 15 डिग्री आगे होगा, केवल 15 डिग्री, और अभी हमने निकाला कि 1 डिग्री में 4 मिनट, ठीक है। 1 डिग्री में अगर कोई आगे है तो उसका मतलब है कि 4 मिनट, तो 15 डिग्री है तो 15 चौके 60 मिनट आगे हो जाएगा ये वह स्थान, ठीक है। 60 मिनट अगर आगे हो जाएगा तो मतलब यहाँ पे 12 बज रहा है ग्रीनिच में, तो यहाँ पे कितना बज रहा होगा, 1। और ये अगर कोई 30 डिग्री के अंतर पे होगा तो वहाँ पे 2 घंटा आगे होगा। 2 घंटा जब आगे होगा तो मतलब यहाँ पे 2 बज रहा होगा। कोई 90 डिग्री पे होगा इसके आगे, 15, 30 के बाद अगर 45 ले लेते हैं तो 45 डिग्री पे होगा तो वो 3 घंटा पे होगा। 60 डिग्री पे होगा तो वो 4 घंटा आगे होगा। 75 डिग्री पे होगा तो 5 घंटा आगे होगा। इसी तरह आगे निकालते चले जाएंगे, ठीक है। अगर आगे हम लोग बात करते हैं तो देखें, यहाँ थोड़ा समझने का कोशिश करते हैं, ठीक है। 1 डिग्री घूमती है ना। इस प्रकार जब ग्रीनिच में दोपहर 12 बजते हैं तो ग्रीनिच के 15 डिग्री पूर्व में समय होगा 15 × 4 मिनट, अर्थात ग्रीनिच के समय से 1 घंटा आगे होगा, अर्थात वहाँ दोपहर का 1 बजा होगा, ठीक है। लेकिन ग्रीनिच से 15 डिग्री पश्चिम में जो होगा स्थान, वहाँ 1 घंटा पीछे होगा, ठीक है। 1 घंटा पीछे, समझ गए, मतलब वो वहाँ का टाइम जो होगा वो पीछे ही चलेगा, ठीक है। वहाँ सुबह के 11 बज रहे होंगे, ठीक है। इसी प्रकार जब ग्रीनिच में दोपहर 12 बज रहे होंगे तो जो 180 डिग्री पर होगा वहाँ पे मध्य रात्रि हो रही होगी, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आप टाइम को कैलकुलेट करके देख सकते हैं, ठीक है। किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है दोपहर में, वहाँ उस समय घड़ी में दिन के 12 बजते हैं, ठीक है। कोई भी समय रहेगा वहाँ पे अगर उसके सर पे सूर्य चमक रहा है तो मतलब वहाँ पे दिन का लगभग 12 बज रहा होगा, ठीक है। इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय होगा, ठीक है। उस स्थान का स्पेशल, उस स्थान का स्थानीय समय होगा जब उस जगह पर जो सूर्य है वो उसके सर पर चमक रहा होगा, ठीक है। सर पर चमकने का मतलब सीधा सीधे उसी के ऊपर में चमक रहा है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि दिए गए देशांतरी आम्योत्तर पर सभी स्थानों पर का स्थानीय समय समान है, ठीक है। जो स्थानीय समय होता है वो सबका एक समान होता है। स्थानीय समय में इसलिए माना जाता है क्योंकि सब देश अलग अलग जगह पर स्थित है, तो सबका एक मानक समय भी होना जरूरी होता है, ठीक है। हम मानक समय क्यों मानते हैं? अब एक देश के लिए एक मानक समय रखना जरूरी होता है। जरूरी नहीं रहेगा तो कहीं पे, जैसे हम लोग बात करते हैं गुजरात का और इधर चल जाएंगे अरुणाचल प्रदेश का, इन दोनों के समय के बीच में अंतर लगभग 2 घंटे का हो जाएगा, ठीक है। अब पूरे भारत में तो ट्रेन चलती है, ट्रेन का टाइम में गड़बड़ हो जाने लगेगा, ठीक है। इस वजह से पूरे भारत में एक मानक समय चलता है ताकि किसी को असुविधा ना हो, ठीक है। तो उस तरीके से अगर हम लोग जैसे बात कर रहे थे कि जिस समय सूर्य ऊपर चमकेगा तो उस समय वहाँ 12 बजता रहेगा, तो 12 यहाँ पहले बज जाएगा, यहाँ 12 मतलब अरुणाचल प्रदेश में 12 पहले बज जाएगा, यहाँ 12 लेट से बजेगा। यहाँ मतलब सूर्य जो है वो थोड़ा लेट से उसके सर पर चमकेगा। तो इसी चीज़ को दूर करने के लिए हर एक देश ने अपना एक मानक समय तय किया, ठीक है, ताकि कोई भी मतलब वहाँ परेशानी ना हो, ठीक है। तो इसीलिए मानक समय जरूरी होता है, लेकिन कोई कोई देश में एक से ज़्यादा भी मानक समय होते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं हम मानक समय क्यों मानते हैं इसके बारे में। अलग अलग आम्योत्तर पर स्थित स्थानों के स्थानीय मान में अंतर होता है। उदाहरण के लिए चलिए समझते, उदाहरण से समझते हैं, ठीक है, कि मानक समय क्या होता है उसके बारे में। उदाहरण के लिए बहुत से देशांतरों से होकर गुजरने वाले रेलगाड़ियां के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन होगा, ठीक है। अगर अलग अलग
समय से समय सारणी बनाया जाएगा तो रेलगाड़ी में टकराव भी होने का संभावना बढ़ जाएगा। ठीक है। उसके बाद भारत में गुजरात का द्वारका तथा असम का डिब्रूगढ़ का स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होगा। ठीक है। हम तो बस एक एग्जाम्पल के तौर पर बोल रहे थे कि 2 घंटे का अंतर होता है। ठीक है। तो जो गुजरात का द्वारका शहर है और जो असम का डिब्रूगढ़ है, वहाँ के स्थानीय समय का अंतर लगभग 1 घंटा 45 मिनट का होता है। ठीक है। इसलिए यह आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाले किसी आमयोत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए और वही मानक समय को पूरे देश में लागू किया जाए। ठीक है। इस आमयोत्तर रेखा के स्थानीय समय में को पूरे देश के लिए मानक समय माना जाता है। भारत में 82.5 डिग्री पूर्व का मानक जो है आमयोत्तर माना गया है। इस आमयोत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है और इसे भारतीय मानक समय के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। 82.5 डिग्री को भारत का मानक समय माना जाता है और ये 82.5 डिग्री किधर? पूर्व। अगर ये पूर्व की ओर हम ले रहे हैं तो जो हमारा ग्रीनविच का टाइम है वहाँ से इधर पूर्व के टाइम में देखते हैं तो यहाँ पे बढ़ा हुआ रहता है और 82.5 डिग्री है तो मतलब लगभग 5 घंटा 30 मिनट का जो समय है, 5.5 घंटा आगे हम लोग का टाइम चलता है। ठीक है। अब आगे बात करते हैं। कबीर भोपाल के निकट एक छोटे शहर में रहता है। वह अपने मित्र आलोक से कहता है कि वे लोग आज रात्रि में नहीं सो पाएंगे। भारत एवं इंग्लैंड के बीच एक क्रिकेट मैच लंदन में 2 बजे अपराह्न में शुरू होगा, अर्थात भारत के समयानुसार मैच शाम के 7:30 बजे शुरू होगा। क्यों ऐसा बोला रहा है? क्योंकि वहाँ पे लंदन में 2 बज तो रहा होगा, लेकिन हमारा जो टाइम चलता है वहाँ से 5 घंटा 30 मिनट आगे चलता है। तो यहाँ हम जोड़ेंगे तो ये कितना टाइम दिखा रहा है? 7:30 बजे का टाइम दिखा रहा है। ठीक है। तो मतलब वहाँ तो 2 बज रहा है, लेकिन हम लोग यहाँ जब देख रहे हैं मैच तो कितना बजे देख रहे हैं? शाम 7:30 बजे देख रहे हैं। ठीक है। तो शाम 7:30 बजे देख रहे हैं, इसीलिए वो बोला कि हम लोग आज मतलब नहीं सो पाएंगे। ठीक है। तथा देर रात्रि में समाप्त होगा। क्या आप जानते हैं कि भारत एवं इंग्लैंड के बीच के समय का क्या अंतर है? तो अभी आपको बताया। ठीक है। तो अभी चलिए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं उसको फिर से। ठीक है। भारत ग्रीनिच के पूर्व 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है। यहाँ का समय ग्रीनिच के समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे तब भारत में शाम के 7:30 बज रहे होंगे, है ना। कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक होता है, जिसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। ठीक है। उदाहरण के लिए रूस में 11 मानक समयों को अपनाया गया है। ठीक है। उसमें 11, रूस का है कि बड़ा सा देश है तो वहाँ पे 11 मानक समयों को अपनाया गया है। पृथ्वी को एक एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर के क्षेत्र को घेरता है। ठीक है। मतलब पूरे पृथ्वी को 24 एक घंटा वाले क्षेत्रों में अगर हम बांट दें तो ये 24 क्षेत्र में टोटल बटेगा। ठीक है। तो इस तरीके से, क्योंकि 24 क्षेत्र में इसलिए बटेगा कि 1 डिग्री, एक मतलब जो रेखा के बीच का अंतर रहता है 15 डिग्री का है। 15 डिग्री मतलब 1 घंटा। तो 1 घंटा के टाइम जोन में अगर बांटते जाएंगे तो उसको तो 24 जोन बटेगा, 24 क्षेत्र में ये बटेगा, 24 लाइन में बटेगा। ठीक है। तो इस तरीके से 24 घंटा, इस तरीके से 15 मतलब डिग्री के देशांतर पे अगर बांटते चले जाएंगे तो 24 क्षेत्रों में बटेगा, 24 लाइन में इसको बांटा जाएगा। ठीक है। और रूस में एक सबसे अधिक है, कितना? 11 मानक समय को अपनाया गया है। ठीक है। भारत में केवल एक ही है। ठीक है। भारत में केवल एक ही है। 82.5 डिग्री को अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको 5 घंटा 30 मिनट मिल जाएगा। ठीक है। जैसे देख लीजिए 82.5 डिग्री। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि 1 डिग्री पे कितना? 4 मिनट है। 1 डिग्री पे कितना? 4 मिनट है ना। 82 डिग्री का पहले कैलकुलेट कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 82 गुने 4 करेंगे, 4 दूनी 8, है ना। 4 8 32 और आधा डिग्री इधर है तो 2 मिनट। 32 और 2 कितना हो जाएगा? 328 और इधर हो जाएगा 330। इसको जब हम लोग 60 से भागा दे देंगे, क्योंकि 1 घंटा में 60 मिनट है ना, इसको भागा देना है 330 को,
तो 60 बचे 300, यहाँ 30 बच गया, तो ये 5 घंटा हो गया, 30 मिनट हो गया, तो 5 घंटा 30 मिनट क्या है, आगे है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग आप लोग से अगले वीडियो में, ठीक है। वीडियो पसंद आया होगा तो थोड़ा लाइक कर देना है, ठीक है, थोड़ा लाइक कर दें, ठीक है। और चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट दिखाएं, ठीक है। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।